हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है लिटरेचर क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मॉडर्न एज। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस दैट्स रिलेटेड टू मॉडर्न एरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइज, फर्स्ट इज द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। अब कहता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे टी.एस. इलियट से लिया गया है। आपको पता है कि वे जो हमारी मॉडर्न एरा है वहाँ से जो हमारे डोमिनेटेड जो राइटर और पोइट रहते हैं उनमें से टी.एस. इलियट, जॉन गाल्सवर्दी, जे.बी. शाह या फिर हम बात करें डब्ल्यू.एच. ओडन है हमारे, तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर रहते हैं और पोइट रहते हैं और इन्हीं के वर्क से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। जितने भी हमारे टी.जी.टी. पी.जी.टी. एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उनसे मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि आपको पता है जो एग्जामिनर है वो 60 से 70% क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि क्वेश्चंस हैं वो रिपीट किए जाएंगे हमारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, या हम कहीं किसी भी हमारा जो टेट वगैरह है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि जो वेस्टलैंड है वो कब पब्लिश किया गया था। तो वेस्टलैंड की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1922 में वेस्टलैंड है वो पब्लिश किया है और ये टी.एस. इलियट का मास्टरपीस वर्क रहता है। अब अगर हम बात करें कि 1915 में कौन सा वर्क पब्लिश किया गया था, तो इसकी अगर हम बात करें तो द लव सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफ्रक, ठीक है। तो ये टी.एस. इलियट का ये वर्क रहता है जो फिर 1915 में पब्लिश किया गया था। तो टी.एस. इलियट का जो बर्थ हुआ था 1888 में इनका बर्थ हुआ था, डेथ हुई थी 1965 में इनकी डेथ हुई थी और इनको नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था गाइज, ठीक है। कब मिला था? 1948 में। तो मैंने आपको यहाँ कुछ इनके अलग से जो फैक्ट रहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप या तो इनको लिखते चलो या फिर आप अच्छे से इनको ध्यान से सुन लो। नाउ नेक्स्ट इज हु asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। अब कहता है कि किसने अपने बारे में ये कोटेशन दी है, ठीक है। आप समझ रहे हो, तो ये कोटेशन रहती है हमारी टी.एस. इलियट की, ठीक है। और इस क्लास में फ्रेंड्स हम टी.एस. इलियट से, जॉन गाल्सवर्दी से, जे.बी. शाह से और डब्ल्यू.एच. ओडन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज What is thunder shed is a section of the poem। अब कहता है कि ये कौन से जो हमारा वेस्टलैंड है गाइस, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो उनमें से पूछा गया है कि ये किस सेक्शन से लिया गया है। तो ये क्वेटेशन है गाइस, ये हमारी अगर हम बात करें तो ये वेस्टलैंड से ली गई है, ठीक है। वेस्टलैंड है ये 5 कैंटों में डिवाइड हमारा वर्क रहता है जो 1922 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये बात करें तो पी.जी.टी. 2000 का ये क्वेश्चंस रहता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिड नॉट राइट। अब कहता है कि इनमें से कौन सा वर्क है जो टी.एस. इलियट ने नहीं रोट किया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है असेंट ऑफ 6। तो अगर इस वर्क की हम बात करते हैं तो ये टी.एस. इलियट ने नहीं लिखा है। ये जो वर्क है वो लिखा है क्रिस्टोफर इसरवुड ने। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर इसरवुड ने इस वर्क को रोट किया है, ठीक है। और इनके साथ कोलैबोरेशन में थे डब्ल्यू.एच. ओडन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। कब लिखा है? 1913 में, ये 30 में लिखा है, सॉरी फ्रेंड्स। और ये एक पोइटिक ड्रामा है। क्या है? पोइटिक ड्रामा है जो क्लोसेट ड्रामा भी बोला जाता है, जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ओनली नॉवल की तरह रीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज
T.S. Eliot माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। अब कहता है कि T.S. Eliot ने इंग्लैंड से माइग्रेशन कब किया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1914 में इन्होंने माइग्रेशन किया था। कहाँ किया था? USA में। ठीक है, 1914 में जो हमारे T.S. Eliot हैं वो इंग्लैंड से कहाँ चले गए थे? USA एट द एज ऑफ 25। नाउ नेक्स्ट इज लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock ओपन विद द लाइन। अब कहता है कि ये जो इनकी पोइम है ये किस लाइन के साथ ओपन होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स गो देन यू एंड आई, इस लाइन के साथ ये लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock है वो ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब कहता है कि ये जो टर्म दी गई है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसका फादर किसे माना जाता है। तो T.S. Eliot ने इस टर्म को दिया है और इसमें जो करेक्टर है उसके माइंड की सिचुएशन को शो किया जाता है, उसके थॉट्स को। नाउ नेक्स्ट इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। अब कहता है कि ये जो डेफिनेशन दी है ये किसकी है इन चारों में से। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है वो उसके माइंड में दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ नेक्स्ट इज ए करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। अब कहता है कि देखो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में एक बंदा होता है वो अच्छे डिड्स करता है, बाद में उसके जैसे जैसे डेवलप होता जाता है प्ले या कोई भी हमारा सीरियल है तो उसमें वो बुरा बनता जाता है। ठीक है, अच्छाई से बुराई की तरफ जाता है तो उसमें चेंज आता है। लेकिन इसमें कई करैक्टर ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी जो सोच या उनका जो वर्क होते हैं वो एक जैसे बने रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उनको फ्लैट करैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जो चेंज नहीं होते होल जो प्ले होता है उसके दौरान, और डायनेमिक होता है जो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, राउंड भी चेंज हो जाते हैं और कैरिकेचर होते हैं गाइस। अगर हम कैरिकेचर की बात करें तो ये विटी करैक्टर होते हैं। ठीक है, जो हास्य मजाक व्यंग्य किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबल। नोबल की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। प्राइज इन लिटरेचर। अब कहता है कि जॉन गाल्सवर्दी को नोबल प्राइज़ कब मिला था। तो ये मिला था 1932 में मिला था और इनका एक वर्क था दी फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा है उस वर्क के दौरान इनको दिया था जो कि 1906 में पब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का जो मेथड है वो अच्छा न लगे या उसमें कुछ इम्प्रूव की आवश्यकता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस पे फोकस करूँगी और कुछ चेंज या जो भी हम बन सकेगा वो करने की कोशिश करूँगी। तो नाउ नेक्स्ट है विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीसेज। अब कहता है कि कौन सा गाल्सवर्दी का मास्टरपीस वर्क माना जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। द समर ऑफ ए फोरसाइट। ये गाइज जो फोरसाइट है उसका ही उसमें काफ़ी सारे जो प्ले लिखे हैं इन्होंने तो उनमें से ये एक है और ये पब्लिश हुआ था 1918 में ये पब्लिश हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबोरर्स। ठीक है, कि इसमें पूंजीवाद और जो लेबर पार्टी होती है जो लेबर होते हैं उसके बीच के कन्फ्लिक्ट को दिखाया है। तो इसमें की अगर हम बात करें तो स्ट्राइफ एक ऐसा प्ले है जिसमें जो कैपिटल पूंजीपति हैं और जो वर्कर क्लास है उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को दिखाया है और ये पब्लिश हुआ है 1909 में पब्लिश हुआ है ये स्ट्राइफ। लॉयल्टी की बात करें तो 1922 में ये
पब्लिश हुआ है। फिर सिल्वर बॉक्स की बात करते हैं तो 1906 में सिल्वर बॉक्स है वो पब्लिश हुआ है। स्किन गेम है वो 1920 में पब्लिश किया गया था। चारों की डेट मैंने मेंशन कर दी है। नाउ नेक्स्ट इज विच इज गाल्सवर्दी फर्स्ट प्लेस। गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश किया गया था। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए। अब कहता है कि जो डार्क फ्लावर है वो क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली एक नॉवल रहता है, ठीक है, लव नॉवल रहता है। आगे चलेंगे। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए स्यूडोनेम ऑफ। अब कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गाइस जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्यूडोनेम से। तो इसमें पूछा गया कि गाल्सवर्दी का जो स्यूडोनेम है वो क्या दिया है, ठीक है, किस स्यूडोनेम से इन्होंने अपने प्ले नॉवल लिखे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है जॉन सेंट जॉन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। आगे है द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज। तो ये है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे पहले इन्होंने ये वर्क तो कर लिए थे गाइस, लेकिन ये इतने ज़्यादा क्या नहीं हुए थे, पॉपुलर नहीं हुए थे। ये वर्क है इनका जो फोरसाइट सागा का ही ये एक वर्क है, उसी में से लिया गया है, क्योंकि फोरसाइट सागा है वो इनकी वॉल्यूम है एक नॉवेल्स की या हम कहीं प्लेज की, और ये 1906 में ये पब्लिश किया गया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज टेकन फ्रॉम। अब कहता है कि जो ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फर्नो से लिया गया है, जो एक दांते का वर्क है, ठीक है, वहाँ से ये लिया गया है। विच वन इज ए फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ डब्ल्यू बी येट्स विच ही रोट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। अब कहता है कि एक फिलोसॉफिकल वर्क है डब्ल्यू बी येट्स का जो इन्होंने अपनी वाइफ की हेल्प से लिखा है, तो वो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए विजन, ठीक है। और जो ये वर्क है ए विजन, ये इन्होंने 1925 में लिखा था अपनी वाइफ की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट इज हु रोट द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर नेवर लेट देयर चिल्ड्रन एक्वायर केम टू मी नेचुरली। अब कहता है कि ये देखो एक कोटेशन दी है जो काफ़ी अच्छी है, द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर। जो कोटेशन हमारी दी गई है वो दी गई है जे बिसानी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्म्स एंड द मैन बाय जे बी सा इज डिवाइडेड इनटू। अब कहता है कि जो आर्म्स एंड द मैन है वो 3 एक्ट में डिवाइड है, जो आर्म्स एंड द मैन है वो, और 1894 में ये लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जे बी सा हैज़ बीन मेड इनटू ए फिल्म स्टारिंग ए ऑड्रे हेपबर्न। कहता है कि कौन सा एक प्ले रहता है जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई है? तो वो है पिग्मेलियन, ठीक है, और 1913 में पिग्मेलियन है वो पब्लिश हुआ। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलियड करेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब कहता है कि कौन सा करेक्टर ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक है वो बाकी तीनों से अलग है। अगर इसके करेक्टर की हम बात करें तो ये क्वाडियस और पेसिमिस्ट करेक्टर है, साथ ही साथ जो पैसिव करेक्टर माना जाता है ये इलियड का। नाउ नेक्स्ट इज आई हियर्ड ए वुमन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन sluggish Venice, you turn your towards your tail and smile. What is the title of the poem by? अब कहता है कि ये किस पोएम से लिया गया है? ये D.H. लॉरेंस की एक पोएम है, वहाँ से लिया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो विंग्स की बात है, तो विंग्स होती हैं, बीज में भी होता है और इनमें तो नहीं होता, मस्कीटो में होता है, ठीक है। और टेल और स्माइल की बात है तो मस्कीटो की ही होगी।
क्योंकि जो चींटी होती है, बीज होती हैं, वो काफ़ी तीखी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवल इज सेड टू बी स्ट्राइकली ऑटोबायोग्राफिकल। अब कहता है कि D.H. लॉरेंस के किस नावल को कि हम कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। तो ये है सेंस एंड नर्व्स, जो 1930 में पब्लिश हुआ है। और गाइज ये जो सेंस एंड नॉवेल्स है ये MA के सिलेबस में लगा हुआ नावल है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डिड यीट्स रिसीव हिज नोबेल प्राइज़। अब कहता है कि जो यीट्स है इन्होंने नोबेल प्राइज़ कब वोन किया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1923 में, ऑप्शन नंबर C में बिल्कुल राइट है। नाउ नेक्स्ट इज आई डील विद द ओल्ड पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट प्रेजेंट, हु सेड दिस। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि आई डील विद ओल्ड पीरियड्स, कि मैंने सभी पीरियड्स के साथ डील किया है। बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड, कि लेकिन मैं किसी भी पीरियड को स्टडी नहीं कर पाया। बट प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट को पढ़ सकता हूँ। किसने इस लाइन्स को कोट किया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस लाइन को कहा है। नाउ नेक्स्ट इज criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? अब कहता है कि यहाँ पे जो बात की गई है वो क्रिटिसिज्म की गई है। ठीक है, कि क्रिटिसिज्म वो होता है जिससे हम लिटरेचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोटेशन है। तो ये है हमारे T.S. Eliot की। नाउ नेक्स्ट इज इमोशंस रिकलेक्टेड ट्रांसक्यूलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड। देखो, जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर और एनिमल्स के बारे में लिखते हैं, लेकिन जो हमारे T.S. Eliot हैं वो साइंटिफिक व्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिजेक्ट किया है जो फिलोसफी है वो वर्ड्सवर्थ की। तो किसने किया है? वो T.S. Eliot ने। क्योंकि देखो, हमें नेचर का पता है, T.S. Eliot जो साइंटिफिक व्यू से लिखते हैं, क्रिटिसिज्म उनकी ज़्यादा पाई जाती है वर्क्स में, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ है उनके वर्क में एनिमल और नेचर से रिलेटेड जो थीम पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। अब कहता है कि जो क्लास का इन्फ्लुएंस है वो किसके वर्क में पाया जाता है या किस वर्क में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारे, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है उसका आंसर होगा लॉयल्टीज। लॉयल्टी में क्या पाया जाता है? जो क्लासेज जैसे पुअर क्लास, हायर क्लास, ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्राइफ ड्रामेटाइज। अब कहता है कि स्ट्राइफ है उसमें क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो स्ट्राइफ है उसमें एक ओबियसली स्ट्राइफ को ही शो किया गया है। ठीक है, सो स्ट्राइक है, सॉरी स्ट्राइक को जैसे जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट हैं उनके प्रति जो लेबर पार्टी है उन्होंने क्या किया है? स्ट्राइक किया है। और ये प्ले है 1919 में ये राइट किया गया है, पब्लिश किया गया। नाउ नेक्स्ट इज गाल्सवर्दी हैं वो कैसे राइटर माने जाते हैं? तो ये एक रियलिस्टिक, बोथ मिनट एंड डेलिकेट माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह के ये राइटर माने जाते हैं। इन्होंने क्रिटिकल वर्क भी लिखे हैं, पोइम्स भी लिखे हैं और ऐसे नॉवल भी लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामाज इन। अब कहता है कि जो बाद के ड्रामा में फाइनेस्ट वर्क कौन सा माना जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो लॉयल्टी को माना जाता है। 1922 में ये वर्क है वो लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज Grenville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy following plays expecting one। अब कहता है कि जो ग्रेनविल बार्कर है वो किस प्ले में माने, किस एक प्ले को छोड़कर बाकी प्लेज क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है लॉयल्टी। इसमें जो ग्रेनविल है उन्होंने इसका क्या इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट इज गाल्सवर्दीज
द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। अब कहता है कि गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है। तो कंट्री हाउस है वो अपर पार्टी को, अपर क्लास को प्रेजेंट करता है, जो 1907 में पब्लिश हुआ है। इस गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। अब कहता है कि गाल्सवर्दी का मास्टरपीस वर्क द फोरसाइट सागा को माना जाता है। ठीक है, और फोरसाइट सागा है वो 1906 में पब्लिश हुआ है। इसके अंडर में काफ़ी सारे प्ले आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डिड W.B. Yeats रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो W.B. Yeats ने नोबेल प्राइज़ 1923 में गोट किया था। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शन ऑफ T.S. Eliot's द वेस्टलैंड। अब कहता है कि वेस्टलैंड है वो 1922 में पब्लिश किया गया था, जिसमें 5 क्या माने जाते हैं, कैंटोज माने जाते हैं। तो कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो एक होलोमैन एक पोइम है जो कि इलियट की ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इसके पांचों के पांचों कैंटों के नाम, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहेगा। द ब्रियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन। अब आता है व्हाट द थंडर शेड, डेथ बाय वाटर। ये पांचों नेम आपको लर्न होने चाहिए, वेस्टलैंड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वॉज प्रोफाउंडेड बाई। अब कहता है कि जो टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हो किसने दी है, तो वो दी है हमारे T.S. इलियट ने। किसने दी है, T.S. इलियट ने दी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब कहता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या टेक्निक है, तो ये एक टेक्निक है गाइज जो ऑप्शन नंबर 1 से ही रिलेट करती है। टेक्निक विच डिपिक्ट इनर थॉट्स एंड फीलिंग। क्या कहता है कि एक टेक्निक है जो किसी व्यक्ति के इनर थॉट और फीलिंग्स को शो करती है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग plays has been described by T.S. Eliot as an artistic failure। तो ये जो एन आर्टिस्टिक फेल्योर की जो टर्म दी है, ठीक है, वो इन्होंने हेमलेट में दी है जो शेक्सपियर का रहता है। नाउ नेक्स्ट इज गिट प्रोप थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी एज। अब कहता है कि अगिट प्रोप एक थिएटर है वो 20th सेंचुरी में बनाया गया था, वो क्या है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ये एक थिएटर था गाइज जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपगेंडा के द्वारा चलाया गया था। नाउ नेक्स्ट इज जोन्स गाल्सवर्दी वो सन ऑफ। अब कहता है कि जोन्स गाल्सवर्दी हैं वो किसके सन है, तो ये एक लॉयर के सन है। अगर हम बात करें कि इनके जन्म की, तो 1867 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था, यूके में। कहाँ हुआ था, यूके में। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। अब कहता है कि गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर किस फॉर्म से शुरू किया था, तो वो है ये नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने प्रोफेशन से शुरू किया था, नॉवलिस्ट के प्रोफेशन से। नाउ नेक्स्ट इज द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। अब कहता है कि लोअर क्लास को किस प्ले के द्वारा इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो वो है अगर हम बात करें तो वो है फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने लोअर क्लास को प्रेजेंट किया है। और द कंट्री हाउस के थ्रू इन्होंने अपर क्लास को, कंट्री हाउस 1907 में और लोअर क्लास है वो 1909 में इन्होंने पब्लिश करवाया था। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोइम ऑफ T.S. Eliot फर्स्ट पब्लिश वॉल्यूम ऑफ वर्स। ठीक है, कौन सा ऐसा फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम का पोइम है जो T.S. Eliot ने परफॉर्म या पब्लिश करवाया था, तो इसकी अगर हम बात करें तो द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock है जो 1915 में पब्लिश करवाया गया था और एक वर्ष फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट इज द एनालॉजी वॉज दैट द कैटलिस्ट व्हेन द टू गैसेज प्रीवियसली मेंशन्ड आर दे मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनियम दे फॉर्म
sulfuric acid. This acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the void is the sword of platinum. अब कहता है कि देखो ये इन्होंने एक मिक्सर तैयार किया है जो कि जिसमें प्लेटिनियम है वो चेंज नहीं होता, उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। तो कहता है कि इसी तरह वोइड का नेचर भी चेंज नहीं होता। तो ये टी.एस. एलियट ने ये लाइंस किस में दी हैं, किस वर्क में ये लाइंस दी हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो है डी, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लाइन ली गई हैं जो 1919 में पब्लिश करवाया गया था। नाउ नेक्स्ट इज इन ईट्स पोइम सेलिंग ऑफ बाइजेंटियम रेफर टू। अब कहता है कि सेलिंग टू बाइजेंटियम है, उसमें बाइजेंटियम है वो किसे रेफर करता है? तो ये करता है गाइज कॉन्स्टेंटिनोफ को। ठीक है, इसका अगर हम मीनिंग हम देखें तो ये गाइज इसकी कैपिटल है, जो बाइजेंटियम है उसकी कैपिटल है रोमन कैपिटल है जो पहले थी। ठीक है, तो उसी को शो करता है, उसी के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट इज टी.एस. एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी। टी.एस. एलियट ने अपने आप को क्या कहा है? एक कैथोलिक कहा है। नाउ नेक्स्ट इज हु सेड पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूजेज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। देखो जो हमारे टी.एस. एलियट है इन्होंने साइंटिफिक व्यू रखा है कि जो पोइट्री है वो क्या नहीं होती, इमोशन से नहीं टर्निंग लूजेज होती, बल्कि क्या कहता है कि ये इमोशन से तो बचती है। ठीक है, तो कुछ अलग ही विचार हैं टी.एस. एलियट के। नाउ नेक्स्ट इज दी फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। अब कहता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो किसने पहली बार यूज किया है? तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विलियम जेम्स ने पहली बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया था। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है मॉडर्न एरा का वो कंप्लीट हुआ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।